दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। 1 जुलाई हुआ है तारीख और उसको लेकर जो है नया कानून आ गया है। तो मसूरी थाना क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हुई है जिसको लेके नए कानून में आया है कोई? हाँ, मसूरी में एक मारपीट की घटना हुई है। उस संदर्भ में सेशन धारा में मुकदमा नए कानून बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। सर, किस तरीके से लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा पिछले बार के कानून और इस बार के कानून में क्या डिफरेंस है? जो अब नया कानून है बीएनएस और बीएनएचएस, ये पहले के मुकाबले पब्लिक के लिए ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड है और पुलिस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें कई नए नए संशोधन किए गए। सबसे बड़ी बात है, इसमें महिलाएं एवं बच्चों के लिए जितने भी प्रोविजन थे उनको एक समेकित रूप से एक जगह लाया गया है। और इसके साथ साथ कुछ नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। जैसे बच्चों को संगठित करके कोई अपराध कराएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, इसमें ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है। इसके अलावा महिलाओं को झांसा देकर जो प्रवंचना पूर्वक जो शादी का झांसा देकर गलत काम किया था उसके लिए पहले आईपीसी मौन थी, लेकिन इसमें बीएनएस 69 के तहत इसमें प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ इसमें संगठित अपराध की कमर तोड़ी गई है। संगठित अपराध के अलग से एक धारा 111 जोड़ी गई है, जिसमें संगठित अपराध चाहे चोरी हो, लूट हो, अन्य पेशेवर अपराधी हैं, उनके कमर तोड़ने की इसमें प्रोविजन किया गया है, पहले नहीं था। सर, जिस तरीके से आपने बताया मॉब लिंचिंग जिस तरह से एक इशू है बहुत बड़ा है, सर मॉब लिंचिंग का कितना इफेक्ट रहेगा इस नए कानून के तौर पर? मॉब लिंचिंग के तहत अब जागरूक किया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। इसमें कई बार ऐसा होता था कि पब्लिक जो है किसी व्यक्ति पे मारपीट करती थी और मॉब लिंचिंग जो पहले इसमें आईपीसी मौन थी, लेकिन इसमें कहा गया है 5 से 5 अधिक लोग अगर किसी व्यक्ति को मारते पीटते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, तो उसमें सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके आज मुरादनगर में काफी लोग आए हैं, काफी लोगों ने आपसे बातचीत की, क्या लगा है कि जागरूकता का अभियान अभी चलेगा इस मामले में? अभी तक मुरादनगर में 2 बैठक मेरे द्वारा पब्लिक को अवेयरनेस के लिए किया चुकी हैं और इसके बाद ही हम छोटी बैठकें करेंगे, पब्लिक को जागरूक करेंगे ताकि उन्हें किसी तरह की भ्रांति न रहे, बल्कि ये कानून उनको बताया जाएगा कि ये कानून पब्लिक ओरिएंटेड है, उनके लिए है और इसमें जो भी प्रोविजन है उनको सरल भाषा में समझाएंगे। सर, लास्ट सवाल, टेक्नोलॉजी को लेकर बताया गया है सबसे ज्यादा कि इसमें साक्ष्य रहेंगे, कॉल कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, वहां से अफेयर, वो थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस बता दीजिए। टेक्नोलॉजी बेस है और तकनीकी बेस है। इसमें एक तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से थाने पर नहीं आ पाता है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस को सूचना देता है तो उस पर भी पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी। लेकिन इसमें ये नियम जोड़ा गया है कि 3 दिनों के अंदर संबंधित थाने में आके इस चीज़ को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना पड़ेगा। ये एफआईआर मेरे द्वारा लॉन्च कराई थी, तो उसमें आगे की विवेचना की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें ये भी एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है जिसको 0 एफआईआर नाम दिया गया है। अगर कोई थाना क्षेत्र का वासी किसी अन्य थाना क्षेत्र में भी अगर कोई मुकदमा भिजवा देता है तो उसी 0 एफआईआर में वो मुकदमा वो थाना प्रभारी दर्ज करेंगे और उसके बाद वो रिलेटेड थाने में वो एफआईआर भेज दी जाएगी। कोई भी थाना प्रभारी या कोई भी थाना अध्यक्ष ये मुकदमा लिखने से किसी व्यक्ति को इस बात में मना नहीं कर सकता कि ये घटना हमारे क्षेत्र की नहीं है, उससे ये मुकदमा लिखना पड़ेगा। सीमा विवाद के कारण जब होता था सर, और वो मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जिसमें विवाद में कई बार थानेदार उलझे रहते थे, अब उसकी प्रवृत्ति अब खत्म हो जाएगी। सर, जैसे फर्जी सूचना दी जाती है उस पर भी कोई कानून है? फर्जी सूचना दी जाएगी तो उस पर भी अगर जो सूचना देगा तो उसके खिलाफ सिस्टम का धारा में पंजीकृत किया जाएगा। अटैक कर दिया और उसको मार दिया। कई बार ऐसा होता है कि चोर आपके मोहल्ले में पकड़ा जाता है, उसको सब लोग हाथ साफ करते हैं, वो चोर मर जाता है। कहने मतलब है कि इसमें मॉब लिंचिंग का अपराध माना गया है। कोई भी पब्लिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। अगर कोई व्यक्ति है, चोर है, बदमाश है, आप उसको पब्लिक को पुलिस को सौंपे, पुलिस उसको दंड देगी। आप अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे। चेन स्नेचिंग के बारे में अलग से धारा जोड़ी गई है। पहले हम लोग 392 में इसको लिख देते थे, उसमें केवल लूट का जिक्र था, चेन स्नेचिंग का जिक्र नहीं था। उसमें आईपीसी मौन थी, इंडायरेक्टली समावेश करते थे उन धाराओं का। लेकिन इस बार धारा 304 के तहत चेन स्नेचिंग का जिक्र किया गया है। चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग का अलग से धारा जोड़ी गई जो पहले नहीं थी। इसके अलावा साइबर क्राइम के बारे में अलग से इसमें बताया गया है। साइबर क्राइम के बारे में पहले आईपीसी मौन थी, क्योंकि जब अंग्रेज थे तो उस समय साइबर क्राइम जैसी कोई चीज हुआ नहीं करती थी।
इसके लिए अलग से एक IT एक्ट की प्रोविजन जोड़े गए थे माइनर एक्ट में, लेकिन IPC में नहीं था। लेकिन अब IPC की धारा 111 के तहत साइबर क्राइम संबंधी जो भी अपराध होगा उसको उसमें कवर्ड किया गया है, क्योंकि आधुनिक समय में जो अपराध की प्रवृत्ति चेंज हुई है। आज केवल सड़क पर जो घटनाएं होती थी उनमें तो कमी आई है, लेकिन इसके अलावा जो है फोन आता है, इंटरनेट के माध्यम से अपराधी सक्रिय हो गए हैं। वो आपको पासवर्ड, आपको ATM कार्ड के बारे में जानकारी कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता और पैसा गायब हो जाता है। वो केवल IT एक्ट से कवर्ड होता था, अब IPC की धारा 111 से भी कवर्ड होगा। पेटी ऑफेंसेस में भी ऑर्गेनाइज अपराध माना गया है, उसको 112 से कवर कर दिया गया है। है तो पहले जैसी उनका क्रम बदल गया, तो उसमें कभी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं मर्डर की घटना होती है तो आपकी दिमाग में आता है 300 की घटना हो, आपने FIR लिखवाई, उसमें धारा लगा दी 103, आप लोग क्या ये क्या बवाल है, दरोगा जी ने हमें बेवकूफ़ बना दी, क्या FIR दे दी। लेकिन आपको समझना होगा जो पहले 302 थी, आज की तारीख में वो 103 बन गई। तो ऐसे ही अन्य सभी धाराएँ हैं, 376 महिला अपराध हो रहा था, अब वो BNS की धारा 64 में आ गई। तो कहने का मतलब है कि क्रमांक चेंज हो गया है, उसमें कभी भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो गूगल ऐप पर डालकर आप उसको देख सकते हैं कि 376 की धारा BNS में क्या है, गूगल आपको बता देगा कि हाँ वो 64 बन गई है। इसके अलावा हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, पम्पलेट छपा, पम्पलेट भी आपको बता रहे हैं, तो हम लोग आपको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि आपको सही धारा का ज्ञान हो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे करवाना उनका पेशा होता है, उनके लिए देश की पता नहीं उन्हें खुशी होगी। जहाँ देश का बिठाव होगा, जाति धर्म का जाकर देश की एकता अखंडता का जो चोट पहुँचाएंगे उनको धारा 152 से कवर किया जाएगा। ये धारा पैक धारा का कोई प्रोविजन हमारे IPC में नहीं था, मोहन की IPC, लेकिन अब आतंकवाद की अलग से धारा, आतंकवादी घटनाओं में उसको संबंधित धारा का इसके अलावा एक नई धारा 48 जोड़ी गई है। अगर कोई अपराधी विदेश से बैठा है और वहाँ से फोन के माध्यम से यहाँ किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए परसू कर रहा है, तो उसे उत्प्रेरित कर रहा है। मान लीजिए कोई बैठा हुआ है यहाँ पर किसी से करा था उसको मर्डर कर रहा है, यहाँ मर्डर कर रहा है इंडिया में, वो तो अपराधी है। वो अगर अमेरिका में भी बैठा है तो वो भी अपराधी है। ये पहली बार ये शब्द जोड़ा गया लग रहा है। ना तो कई बार ऐसा होता है, नामांकित के लोग होते हैं, लेकिन आप लोग प्रदर्शन करनी होगी बड़ी संख्या में है। तो अब हमारा आगामी त्यौहार मुहर्रम मुकाम है, उस पर हमें बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक और सकुशल संपन्न करवाना है। कांवड़ के बारे में अभी हमारे उच्च अधिकारी मीटिंग की, तो उसमें जो आए हैं, कुछ जो शिविर लगाने वाले हमारे वो भी उसमें उपस्थित होंगे, कुछ को शायद हो सकता है अभी इस वजह से आ नहीं पाए, सूचना है। तो उसमें यह है कि आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए शिविर के लिए, और उसमें हम आगे प्रक्रिया बढ़ाते हुए हल्के के ही अभी शुरुआत करेंगे, तभी समय रहते प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसमें मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि उसमें आइडल की अनुमति करवानी होगी, जो हम आपको खुद इसमें फैसिलिटेट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना आए। इसके अलावा इसमें एक कोशिश भी करनी है, जो अधिकारी आदेश हुआ है कि जो भी कांवड़िया आ रहे हैं तो जो भी कांवड़ लगेगी वो बाईं तरफ लगेगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर बाएं दाएं तक बहुत तब लगाएंगे तो कांवड़िया फिर कभी बाएं आएगा सामान लेने के लिए या फिर खाना पीना करने के लिए, दाएं आएगा तो उससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए उच्च अधिकारी निर्देश हुआ है कि जो भी कांवड़िया को देखते हुए कांवड़िया को बाईं तरफ से चल के आ रहे हैं तो सारी कांवड़ जो सारे शिविर जो है बाईं तरफ लगेंगे, ना कि दाहिने तरफ। और ऐसे भी नहीं कि एक बाएं एक दाहिना, और वो भी सड़क से हटकर 10 फीट अंदर, क्योंकि अगर आप सड़क पर लगा देंगे तो फिर वहाँ पे आगे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जहाँ रोड सकरा जाएगा, कांवड़ियों के लिए परेशानी होगी। इसी पे लगाना है 10 फीट अंदर, और वो भी बाईं तरफ। जानकारी में लाने के लिए बता रहा हूँ, मुहर्रम का कोई जुलूस नहीं होता, कोई त्योहार नहीं होता।
मुहर्रम का चंद्रमा दर्शन होने के बाद मुहर्रम का मास शुरू हो जाता है। उसके बाद देखो, मैं अपने बड़े समाज को थोड़ा क्रम से समझाना चाहता हूँ। ऐसे समझे बहन जी, जैसे हमारे बड़े समाज में, हमारे हिंदू भाइयों के समाज में एक तो मूर्ति पूजक होते हैं, एक आर्य समाजी होते हैं। हमारे मुस्लिम्स में ये जो शिया भाई हैं, ये दूसरा फिरका है। इन लोगों के रूल्स अलग है, हम लोगों के अलग है। ये हसन हुसैन को मानने वाले लोग हैं। जैसे ही चंद्रमा दर्शन होगा, हमारे यहाँ चांद दिखाई देना उसको बोलते हैं। जैसे ही चांद दिखाई देगा, इन लोगों के घरों में रोना पीटना शुरू हो जाता है। और उसके उपलक्ष्य में ये उसको जो है अर्थी का सिंबॉलिक अर्थी बना करके ये अपने अपने घर में उसको स्थापित कर लेते हैं। जैसे हमारे बड़े समाज में मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करके उसका जो टाइम आएगा उस पर उसका नहर में जो है विसर्जन हो जाता है। उसी रूप से ये लोग जो है उसका अपने घर में शव का अर्थी जो है अपने घर में सिंबॉलिक तरीके से ये स्थापित कर लेते हैं। और उसको जो है 10वीं के दिन निकाल करके करबला में ले जाते हैं। उसके बाद भी देखो, सीधी सीधी बात, हम कोई कानून से पड़े नहीं है, हम कानून से बंधे हुए लोग हैं और ये भी कानून से बंधे हुए हैं। कमिश्नरी गाजियाबाद भी है, कमिश्नरेट लखनऊ भी है। अच्छा जी, अगर जो ये लोग जुड़े हुए हैं लखनऊ कमिश्नरेट से, अगर लखनऊ मुहर्रम कमेटी कमिश्नरेट लखनऊ से परमिशन लेगी तो ये लोग भी आपसे लेंगे। अन्यथा साहब देखो, मैं बिल्कुल क्षमा याचना करते हुए आपसे कह रहा हूँ, अर्थी की कहीं कोई परमिशन नहीं होती भाई जी। होती है क्या? एक चीज और बताओ, देखो मेरा पूरा बड़ा समाज में बैठा है भाई जी। जब 350 साल के मुरादनगर में